नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी पर नजर डालने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही एक तरफ जहां जोश भर जाता है, वहीं कई सवाल और विवाद भी सामने आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिनके जीवन और उनकी विरासत में आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। दशकों से एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहास के पन्नों को उलझाकर रखा है। क्या नेताजी 1945 के ताइवान विमान हादसे में बच गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई रहस्य और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के ऐतिहासिक जवाबों से आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले डीक्लासिफाइड फाइलों का रहस्य, फिर एक राष्ट्रवादी नेता का उदय, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके एक्सिस गठबंधन की कहानी और अंत में उनकी एक बेहद जटिल विरासत। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। द डीक्लासिफाइड मिस्ट्री, नेताजी की फाइलों के राज। दशकों तक बंद पड़ी सरकारी फाइलों ने नेताजी की मौत के सस्पेंस को बनाए रखा था, लेकिन दिसंबर 2015 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को 33 क्लासिफाइड फाइलों का पहला बैच सौंपा। यह एक तरह से उस दशकों पुराने सरकारी रहस्य से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठने की शुरुआत थी। इन्हीं फाइलों में 1956 की एक क्लासिफाइड जापानी रिपोर्ट भी सामने आई जो पूरे 60 साल बाद दुनिया ने देखी। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था, उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई जहाज जमीन पर गिर गया और वो घायल हो गए। ये वो आधिकारिक दस्तावेज है जो इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी मृत्यु वाकई गंभीर रूप से जलने के कारण ही हुई थी। 18 अगस्त 1945 के उस दिल दहला देने वाले दिन को अगर हम क्रम से समझें तो कुछ ऐसा हुआ था। विमान ने ताइहोकू में उड़ान भरी। वो मुश्किल से 20 मीटर ही ऊपर गया था कि अचानक बाएं विंग के प्रोपेलर का एक हिस्सा टूट गया। विमान का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा हवाई पट्टी के बगल में गिट्टी के ढेर से टकराकर क्रैश हो गया और हर तरफ आग लग गई। आग की लपटों से घिरे बोस को तुरंत नैनमॉन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। खैर, उनकी मौत की इन दुखद परिस्थितियों से थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके उस विशाल जीवन को देखते हैं जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उन्हें हम नेताजी कहते हैं। नेताजी एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है सम्मानित नेता। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उन्हें सबसे पहले 1942 में जर्मनी में इंडिश लीजन के भारतीय सैनिकों और वहां के अधिकारियों द्वारा दिया गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एक राष्ट्रवादी का उदय और वैचारिक मतभेद। 1897 में कटक के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ, जहां उन्हें काफी अच्छी एंग्लो सेंट्रिक शिक्षा मिली। लेकिन उनका बागी स्वभाव तब नजर आया जब 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ विवाद के चलते उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बावजूद अपनी काबिलियत साबित करते हुए उन्होंने 1920 में प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक साल बाद 1921 में राष्ट्रवाद और देश के बड़े उद्देश्य के लिए उन्होंने उस आलीशान नौकरी को ही ठुकरा दिया। आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके और महात्मा गांधी के बीच एक बहुत ही गहरा वैचारिक मतभेद देखने को मिला। देखिए, एक तरफ गांधी जी थे जिनका अहिंसक सत्याग्रह पर अटल विश्वास था। उनका मानना था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बोस थे जिनका स्पष्ट मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बल का प्रयोग और यहां तक कि सत्तावादी दृष्टिकोण भी बिल्कुल जायज है। उनके लिए आज़ादी हर हाल में हासिल की जाने वाली चीज थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, द एक्सिस अलायंसेस, यानी दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। 1941 का ये घटनाक्रम सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई जासूसी थ्रिलर चल रही हो। कलकत्ता में नजरबंद होने के बावजूद 16 जनवरी को वो एक पठान बीमा एजेंट जियाउद्दीन का भेष बनाकर पुलिस को चकमा देकर निकल गए। 26 जनवरी तक वो अफगानिस्तान के रास्ते यात्रा कर रहे थे। वहां से वो अप्रैल में मॉस्को पहुंचे और फिर अंततः नाजी जर्मनी की राजधानी बर्लिन आ गए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत की आज़ादी के लिए एक मजबूत सेना खड़ी करना। बर्लिन में जब मदद की ठोस उम्मीदें कम दिखने लगीं तो उन्होंने जापान की ओर रुख किया। 1943 में मेडागास्कर के तट पर बोस एक जर्मन पनडुब्बी
U-180 से एक जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में दो अलग-अलग नौसेनाओं की पनडुब्बियों के बीच ये अपनी तरह का इकलौता नागरिक ट्रांसफर था। ये दिखाता है कि उनका दृढ़ संकल्प कितना अटूट था। इसके बाद जापानियों के समर्थन से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को पुनर्गठित किया। ये सेना मुख्य रूप से उन भारतीय युद्धबंदियों से बनी थी जिन्हें जापान ने पकड़ा था। इसमें सबसे अनूठी और कमाल की बात ये थी कि इसमें रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से महिलाओं की एक पूरी सैन्य टुकड़ी शामिल थी। एशिया में यह अपने तरह का बिल्कुल पहला प्रयोग था। हालांकि सैन्य रूप से INA को अंततः भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनका वैचारिक प्रभाव वाकई अभूतपूर्व था। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग की, एक कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी, देशभक्ति और दुविधाएं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1944 में बर्मा में दिया गया ये नारा सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उनके करिश्मे, उनकी ऊर्जा और स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी एक पुकार ने उस समय हजारों भारतीयों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर दिया था। लेकिन इतिहासकार आज भी एक गहरी ऐतिहासिक और नैतिक दुविधा का सामना करते हैं। एक तरफ वे एक निस्वार्थ देशभक्त के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे चुनौती दी, और दूसरी तरफ उनकी विरासत इस कड़वे सच से भी जुड़ी है कि उन्होंने आज़ादी के अपने लक्ष्य के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसे दुनिया के कुछ सबसे क्रूर और फांसीवादी शासनों के साथ गठबंधन किया। ये वो द्वंद्व है जो उनकी पूरी कहानी को बहुत ही जटिल बना देता है। तो आज के समय में इन सब का क्या महत्व है? दरअसल उनकी स्मृति आज भी आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जो उनके नाम पर है, या फिर अंडमान के वे द्वीप जिनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया है, और तो और हर साल 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में बड़े ही गर्व से मनाया जाता है। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या स्वतंत्रता जैसी महान चीज की प्राप्ति के लिए इतिहास के सबसे अंधकारमय और क्रूर शासनों के साथ गठबंधन को सही ठहराया जा सकता है? नेताजी की कहानी हमें इसी नैतिक तनाव के बीच सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति और मानवीय मूल्यों की भी परख करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको भी कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।